इस पर्टिकुलर वीडियो में 2024 जो अभी जो प्रीलिम्स हुआ है तो उस पेपर को डिस्कस करेंगे। 2023 तक का जो मेरा डिस्कशन वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 2016 से लेके 2023 तक आपको सारा डिस्कशन पेपर मेरा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ये 2024 का है। अब रिजल्ट तो ऑलरेडी अब आ चुका है और जो लोगों का इनकेस अगर नहीं हुआ है तो ऑलरेडी फिर वो मेंस के प्रिपरेशन पे आप फोकस कीजिए, ताकि आप फ्यूचर में जब नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो उस समय भी आपको मेंस के प्रिपरेशन करना है, तो बेस्ट टाइम होता है। और अगर इनकेस अगर नहीं भी हुआ है तो ये सोच के चलिए कि आपके मेंस इस बार दे रहे हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है और भी बेटर हो पाएगा। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो को इस तरह से डिस्कस करते हैं, थोड़ा स्मार्ट गेस वर्क के एंगल से कि कैसे किया जा सकता था कुछ कुछ सवाल। और पेपर अब 2023 का सबसे टफेस्ट था। ये पेपर तो 2022 के लेवल का था। कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर गया होगा और उतना भी नहीं कि 100 क्रॉस कर गया होगा, 90 से 95 के बीच में आसपास रहा होगा। जनरल की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं सबसे पहले साफ साफ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि एज इफ सारा सवाल किया जा सकता है स्मार्ट गेस वर्क से, जो बिल्कुल ही गलत है। सारा सवाल नहीं किया जा सकता है और ऐसा नहीं है कि नॉलेज का रोल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मेन चीज़ तो आपका नॉलेज ही है। नॉलेज डैट मीन्स कि आपका जो स्पेक्ट्रम है, जो आपका लक्ष्मीकांत है, या फिर जो आपका ज्योग्राफी है, जो भी आपके एनसीईआरटीज़ है, या फिर इकोनॉमिक्स में आपकी जो बेसिक कोई भी इकोनॉमिक की बुक्स है, आपके बेसिक कंसेप्ट्स, इन्वायरमेंट में जो आपका बेसिक जो ट्रीटीज़ वगैरह जो भी बेसिक चैप्टर्स हैं, ये सब आपका कंठस्थ होना चाहिए कि आपका जो इजी टू मॉडरेट सवाल है वो गलत नहीं हो रहा है। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है तो वो अगर आपको नॉलेज से नहीं सॉल्व कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यहाँ पे मकसद क्या है कि अगर आप इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल आप कर लेते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि आप नॉलेज की वजह से नहीं रुक रहे हैं। अब वो आपको बेर मिनिमम करना होगा, वो नहीं किया तो ऐसे ही आप रेस से बाहर है। वो तो करना ही होगा, लेकिन वो करने के बाद भी फिर भी काफ़ी लोग होते हैं जो अगर कट ऑफ लेट से 90 के आसपास है तो वो 80 टू 90 के आसपास हॉवर कर रहे होते हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए और इतना है कि आप कुछ टेक्निक्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से आप ऑब्टेन करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे, और वो वर्क करता है। ठीक है, आप स्मार्ट गेस वर्क से आप सॉल्व करेंगे अगर लेट से 40 सवाल को, तो 1/4 10 तो ऐसे सही होने ही। आप तुक्का भी मारेंगे अगर आंख बंद करके तो भी आप 40 में कुछ भी मारिए, ए बी सी डी, लगभग 10 के अराउंड सही होंगे। लेकिन थोड़ा लॉजिक के साथ करेंगे तो 15-20 के आसपास सही हो जाएंगे, 15 तो जरूर हो जाएंगे। तो आपका कुछ पॉजिटिव यील्ड होगा, उसका पॉजिटिव रिटर्न होगा। तो बस उस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो जो भी ऑनेस्टली जो पॉसिबल था उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। जो इजी टू मॉडरेट आपको मैं साफ साफ बता दूंगा, ये गलत हुआ डेट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब जैसे पहला सवाल है, इसमें आपका आंसर डी है, 1 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है। अब इसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। नहीं, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीटिंग होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका गलत है। ये सिंपल सा सवाल है, ये गलत होना नहीं बनता था, तो इसका आंसर डी है। अब ऐसे सवाल काफ़ी आ रहे हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके। तो इसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की दोनों स्टेटमेंट को आपको गलत साबित करने की कोशिश करना है। जिस भी आप स्टेटमेंट को आप गलत साबित कर पाते हैं, ठीक है, आपका आंसर डायरेक्टली वहीं आ जाएगा। अगर स्टेटमेंट 1 गलत है तो डी हो जाएगा, 2 गलत है तो सी हो जाएगा, और अगर दोनों सही है तो फिर आपका ए और बी में होगा कि वेदर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो अब यहाँ से आंसर निकल के अब देखिए, अब सेकंड आ जाइए। अब सेकंड है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स। ठीक है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। अब इक्वेटर पे ज़्यादा हीट कंसेंट्रेटेड होगा, लॉजिकल है। तो अब जब ज़्यादा हीट कंसेंट्रेटेड होगा तो हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट्स। ठीक है, ये सही है, लॉजिकली सही है, उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर। इसका 2 कारण हो सकता है। एक तो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वहां से भी आप डिराइव कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका जो चपटा होता है अर्थ वो पोल्स पे होता है, इक्वेटर पे जो रेडियस होता है ज़्यादा होता है। डैट मीन्स की ग्रेविटी कंपेरेटिवली वीक होती है, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर ज़्यादा थिक होगा एट द इक्वेटर। क्योंकि जो स्मॉल जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा कहाँ होता है? पोल्स पे होता है। इक्वेटर पे कम होता है तो ट्रोपोस्फेयर का थिकनेस ज़्यादा होगा। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, अब 2 भी सही है। और 1 और 2 देखेंगे तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इसमें अप्रोच ऐसा होना चाहिए, आपको गलत साबित करने की कोशिश करना है, लॉजिकली नहीं कर पाना, डेट मीन्स वो स्टेटमेंट सही है। आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। आप थर्ड पे आ जाते हैं। अब ये थर्ड, ऐसे सवाल काफ़ी आते हैं। अब ये नहीं कि आप ये डायरेक्टली पढ़ेंगे कि वोल्केनोज में हाउ मेनी ऑफ द अबव आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस।
ठीक है यार, आप सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकता है, ऐश भी हो सकता है, पायरोक्लास्टिक डेब्री भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ आप गलत साबित नहीं कर पाएंगे, तो जनरली ऐसा ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। और ऐसे 4 से 5 सवाल आते हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, जिसमें आप एक भी आप इलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, लॉजिकली नहीं कर पाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव जाना है। और इस तरह का सवाल देख के ही ऑल ऑफ द अबव, अगर आप प्रीवियस ईयर 4-5 साल के देख लियो तो आप ऑल ऑफ द अबव ही मारोगे। फॉर एग्जांपल एक और सवाल आया था कि राडार के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा, हर जगह हो सकता है। कोई जो भी आप आने वाले टाइम में भी देखूंगा, आने में आगे ही वो सवाल है, तो क्यों नहीं हो सकता है, हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको ये नहीं है पढ़ना है, ये ऑन द स्पॉट आएगा, आपको चिपकाना है और आपका सही होगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट तो आपका इजी है, ये तो बाय नॉलेज ही आप कर लेंगे, सेकंड भी है इजी है, बाय नॉलेज भी कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप कर लेंगे। अब चौथा सवाल आप देख लीजिए, चौथा सवाल में जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज का है कि ये वार्म ओशन करंट है, कोल्ड नहीं है, तो ये तो सेकंड तो गलत है। फर्स्ट अगर देखेंगे तो आप अगर लॉजिक से आप इतना आपको पता है कि आइसोथर्म्स क्या होते हैं, दे आर द imaginary lines on the earth that connects places which have same temperature profile, ठीक है। और लैंड और वाटर या लैंड और ओशंस में क्या डिफरेंस होता है कि वाटर या ओशंस का जो स्पेसिफिक हीट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो काफ़ी टाइम लेता है गर्म होने में या ठंडा होने में। लेकिन लैंड ऑन द अदर हैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, ये आपको पता होगा। आप लैंड ब्रिज, सी ब्रिज में जो ये कंसेप्ट आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए आइसोथर्म्स है, तो आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन। अब ये लॉजिक आप दो लगाएंगे ना कि अब सेम लैटिट्यूड है, सेम लैटिट्यूड में लैंड और ओशन में जनवरी में लैंड ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है, ओशंस थोड़ा गर्म होगा। जब ओशंस थोड़ा गर्म होगा तो आप आइसोथर्म्स ड्रॉ करेंगे ना, तो ओशंस में वो नॉर्थवर्ड्स चला जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है। तो ये लॉजिक लगा के देखेंगे तो आपको फर्स्ट सही निकल जाएगा। आप ये सिंपल तो नहीं है ये सवाल, लॉजिकली कि आइसोथर्म्स क्या होते हैं, टेम्परेचर प्रोफाइल फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल वो कम होते जाता है टेम्परेचर, और लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, इतना पता है तो आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये आप निकाल लेंगे लॉजिकली, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम बना नहीं सकता, अगर बना पाता तो ज़्यादा इजीली आपको एक्सप्लेन कर देता। तो ये भी मैं अगर इसको रखूँगा, ये मॉडरेट लेवल का सवाल था चौथा। अब पाँचवा आ जाते हैं। पाँचवा में देखिए आप लॉजिक से क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ये सवाल ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा ये ईजी था, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था। अब यहाँ पे देखिए आप अल्जीरिया, मोरक्को में ये रीजन होता है सहारा सहेल रीजन है, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कम खेती होती है। अब बी में आ जाएंगे बोत्सवाना, नामीबिया, वहाँ पे नामीब डिजर्ट आपको मिल जाएगा, आपको कालाहारी डिजर्ट मिल जाएगा। तो ये डिजर्ट का एरिया से यहाँ पे जनरली आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कोकोआ वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ए और बी तो नहीं होगा। अब सी और डी में होगा। अब सी भी अब से जैसे घाना गोल्ड कोस्ट है, वहाँ पे आपको ग्रेन कोस्ट वगैरह में मिल जाता है। कोटिडी आइवरी, ये आपका आइवरी कोस्ट है। ग्रेन कोस्ट भी कोई एक कंट्री है जो आप पढ़ते होंगे अफ्रीका के मैपिंग में, तो सी हो सकता है। डी देखिए तो मोजाम्बिक और माडागास्कर में भी, दोनों में एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है, जैसे वैनिला आपको काफ़ी ज़्यादा माडागास्कर में मिलता है, तो सी और डी में हो सकता है। आंसर इसका सी है, लेकिन आप लॉजिकली ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। सी डी में आप थोड़ा तुक्का मार सकते हैं, सही हो गया तो हो गया, गलत हुआ तब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अब आप सिक्स्थ आ जाते हैं। सिक्स्थ का जो आंसर आपका है ये गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है। ये सिंपल सवाल है, ये गलत किया है तो पाप है ये, ठीक है। अब सेवंथ आ जाते हैं। अब जितना अगर लेट से आप बेसिक बुक्स, अगर स्पेक्ट्रम हो गया आपका, लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का सब कर रखे हैं, करंट अफेयर्स रिवाइज कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर रखे हैं, एनालिसिस अच्छे से कर लिए हैं, 30-40 टेस्ट पेपर आपने सॉल्व कर लिया, इससे ज़्यादा अब आपको प्रैक्टिस की, नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा स्मार्ट गेस वर्क की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए रेनफॉल इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सही है, ठीक है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, क्यों नहीं होगा? एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, जब रेन वाटर गिरेगा तो उसमें CO2 डिजॉल्व हो सकता है, 2 भी सही है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। रेन वाटर में, अब एटमॉस्फेयर में ही रेन वाटर जब गिरता है तो एटमॉस्फेयर के थ्रू ही आता है ना रेन वाटर ग्राउंड पे भी, और उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्यों नहीं डिजॉल्व हो सकता है, तो तीनों तो सही है। और अब क्या 2 और 3 लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है 1 को? कर सकता है, क्योंकि अब देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड अब वाटर में मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब एसिड की वजह से तो हाँ डिग्रेडेशन तो होता है रॉक्स का, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन होगा, ये भी एक केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ से भी आपका वेदरिंग पॉसिबल है। तो ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 7 का ए आ जाएगा, ठीक है, लॉजिकल है। 8 अगर देखेंगे तो ये नॉर्थ सी किसको किसको करता है, तो इसका आंसर ओनली 2 है।
आपका नॉर्वे को करता है, जर्मनी को करता है। अब मैपिंग बेस्ड सवाल आते हैं, रेड सी किसको करता है, मेडिटेरेनियन सी किसको करता है, ठीक है, साउथ चाइना सी किसको करता है, नॉर्थ सी किसको करता है आपका, ठीक है। इन फ्यूचर और भी काफ़ी सीज पे आ जाएगा, तो कौन सा सी किसको करता है ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया रहा है, तो यहाँ आपको ये करना था। अब एक बात और आपको बता देता हूँ कि और ये नॉर्थ सी वगैरह वो एरिया भी ठीक है, न्यूज़ में इन द सेंस कि ऐसा न्यूज़ में नहीं है कि अभी कुछ हार्ड एंड फास्ट इवेंट हो गया हो। नॉर्थ सी लगभग आर्टिक वहाँ पे आपका जो क्रूड ऑयल वगैरह मिलने वगैरह के रिलेटेड, और आपका पोलर सिल्क रूट जो चाइना बना रहा है, ये सब की वजह से काफ़ी न्यूज़ में था। अब यहाँ पे ये चाइना और रसिया और फिनलैंड तो इसको टच नहीं करता है, जर्मनी और नॉर्वे करता है। एक बार भी आप मैप देखे होंगे तो ये सही होता, ठीक है। अब वो बात हटा देते हैं। अब ऐसे सवाल कि हाउ मेनी आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, नन, ये वाला जो है ये 2023 में तो लगभग मैक्सिमम सवाल ही ऐसे थे। 2021 तक ऐसा आता नहीं था, 2022 में कुछ थे 8-10, 2023 में तो भर के थे, 2024 में फिर 2022 जैसा हो गया कि 8-10 ही आए। यूपीएससी को पता चल गया, इसके वजह से पेपर काफ़ी टफ हो गया है, सीसैट भी काफ़ी टफ हो गया। तो 2023 में यूपीएससी इपिक लेवल पे था प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपका सीसैट भी सबसे मोस्ट डिफिकल्ट था, आपका प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 भी मोस्ट डिफिकल्ट था। अब धीरे धीरे वो चेंज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एसी का भी पैटर्न देखेंगे, 2016-17 तक तो फिलोसफिकल आते नहीं थी, 18 में एक सेक्शन थोड़ा फिलोसफिकल आने लगा, 19 में भी वही हुआ, 20 में देखेंगे सब फिलोसफिकल आ गया, 21 में देखेंगे सब फिलोसफिकल है, 22 में देखेंगे सब फिलोसफिकल है। फिर 23 में यूपीएससी को लगा कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो एक सेक्शन फिलोसफिकल रखते हैं, एक सेक्शन जीएस रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वैसा रखते हैं। तो जो 2020-21-22 पर्टिकुलरली जो 2020-21 था वो ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में वो एपिक ईयर था, कि वो सबसे मान सकते हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट वोलाटाइल वैसा सिचुएशन था। तो प्रीलिम्स तो 2023 था, 2024 तो सीसैट तो बिल्कुल ही ईजी था, इन द सेंस कि पास्ट ईयर से तो बहुत ईजी था। जो पास्ट ईयर में 70-80 का स्कोर किया होगा वो आराम से 120-130 का स्कोर इस बार सीसैट में कर लिया होगा। अब ऐसे सवाल में पर्टिकुलरली अब देखिएगा 2022 का क्वेश्चन पेपर खोल के देखिएगा, जितने भी आए हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 में सबका आंसर ओनली 2 था, ठीक है। 2023 में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि, लेकिन ज्यादा का आंसर ओनली 2 था, ठीक है। और 2024 में देखेंगे तो एक या दो सवाल का छोड़ के, मतलब टोटल अगर 8 आया तो उसमें 6 का आंसर ओनली 2 है, ठीक है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे सवाल आएंगे तो आपको ओनली 2 मार देना है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इन केस आपको अगर पता है कि अच्छा रसिया तो टच नहीं करता है तो ऑल 4 तो नहीं हो सकता है, तो आपका डी चला गया। लेकिन आप श्योर नहीं है कि फिनलैंड करता है कि नहीं करता है, लेकिन आप ये श्योर हैं कि हाँ लेट्स से जर्मनी जरूर करता है, तो अब आंसर आपका एबीसी में होगा। तो उस केस में आपको एक पता है कि पक्का करता है, एक पता है कि आपको पक्का नहीं करता है, ठीक है। और 2 के बारे में पता नहीं है, तो मान लीजिए कि 2 में से एक सही होगा एक गलत होगा, तो एक ऑलरेडी आपको पता है कि सही है, जर्मनी टच करता है, आपको पता है कि जर्मनी टच करता है, आपको पता है कि रसिया नहीं करता है, लेकिन नॉर्वे फिनलैंड के बारे में लेट से आपको नहीं पता, तो उस केस में मान लीजिए जर्मनी एक है ही है, रसिया नहीं है, तो चलाएगी। अब बाद बाकी 2 में फिनलैंड नॉर्वे में एक भी करता होगा, तो उन दोनों में एक कर लिए तो कितना हो गया, 1 + 1 2, तो ओनली 2 आपका यहाँ का आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे इसमें ऑल 4 एलिमिनेट कर लिए, बचा एबीसी में ना, तो जो बीच वाला सबसे ज्यादा उसको आप मारिएगा, क्योंकि एक भी आप एलिमिनेट कर लिए हैं तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उस केस में जो गौतम बुद्धा का जो मिडिल पाथ है उसके मुताबिक जाइए, ज्यादा चांस आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 है। अब आगे भी देखते हैं, अब यहाँ पे आ जाइए। अब ये ऐसा सवाल है जिसमें जो एक्सेप्शन नहीं बोल रहा था कि 8 में से 6 ओनली 2 है, बाद बाकी ओनली 2 से नहीं है, तो ये एक्सेप्शन ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब इसमें कुछ आपको पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। अब मैं चूंकि झारखंड का रहने वाला हूँ, मेरे को पता है कि हुंडरू छोटा नागपुर में सोनरेखा नदी है, ठीक है। मेरे को इतना पता था कि धुआंधार नर्मदा पे है, लेकिन ये नहीं पता था कि मालवा रीजन है कि नहीं है, ठीक है। अगेरो सुप्पा तो ठीक है वेस्टर्न घाट्स में सारावती नदी पे, तो 3 तो गलत है, 2 तो सही है, तो ऑल नहीं हो सकता, नन नहीं हो सकता। अब ओनली 1 ओनली 2 में होगा, अब वो डिपेंड करेगा कि अगर मालवा रीजन में है तो ओनली 1 होगा, मालवा रीजन में अगर है तो ओनली 2 हो जाएगा, नहीं है तो फिर ओनली 1 सही होगा। तो इस केस में ठीक है, अब 2 बचेगा, तो अब दोनों में थोड़ा सा रिस्क लेना है आपको, एक मारना है, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसे सवाल में क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हुंडरू छोटा नागपुर, लेट से आपको कुछ पता होगा कुछ नहीं पता होगा, ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे। तो लेट से आपको एक पता है कि हुंडरू छोटा नागपुर में है और स्वर्ण रेखा पे है, तो मान लीजिए 2 सही है। 3 आपका मान लीजिए पता है कि गलत है,
जब 3 गलत है तो आपका ऑल नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, और जब 2 सही है तो आपका डी नहीं हो सकता, सी डी में नहीं हो सकता, अब ए और बी में कुछ होगा। अब ए और बी में कुछ होगा तो उसमें से भी अब एक तो मारना ही होगा, और बेस्ट ऐसे सवाल में होता है कि आप एकदम बीच वाला मारे। जैसे अब 3 है ना, तो 3/2 कितना 1.5, डेट मीन्स कि या तो एक सही होगा या तो 2 सही होगा, मतलब एक्सट्रीम का चांस थोड़ा कम होता है कि सब सही हो जाए सब गलत हो जाए, ठीक है, वो भी हो सकता है यूपीएससी में, लेकिन ठीक है वो कम चांस है। अब यहाँ पे देखिए फिर से ओनली 2 सही है। अब इसमें ये 3 और 4 तो हर किसी को पता होगा, ठीक है। 1 और 2 स्वैप कर दिया गया है, स्वैप इन द सेंस कि ओसजेस जो है आपका वो ब्लॉक है और एल्प्स जो आपका फोल्ड है, ठीक है। आप ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ते होगे तो एग्जाम्पल जैसे सतपुरा पढ़ते होगे, विंध्यास पढ़ते होगे इंडिया में, और वर्ल्ड लेवल पे अगर देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो उसका एग्जाम्पल ओसजेस है, ठीक है। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि 1 और 2 स्वैप किया गया है और 1 और 2 गलत है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा ईजी सवाल है ये, मैं बोलूँगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, या मॉडरेट थोड़ा ज़्यादा है ये। अब इसमें लेट से आपको पता है कि 3 और 4 सही है, ठीक है, तो आपको पक्का पता है कि अब ए तो होगा नहीं, ठीक है, अब बी सी डी में ही होगा, या तो 2 सही हो या तो 3 सही हो, सब सही हो। तो इस ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, आप बीच का ले सकते हैं या ओनली 3 ले सकते हैं, या ठीक है ऑल 4 मत लीजिएगा, तो बीच का लीजिएगा। तो थोड़ा अब क्या है ना कि इस तरह के 2 साल आप अटेम्प्ट करेंगे ना तो एक सही हो जाएगा। अब एक सही होगा तो आपको 2 मार्क्स मिल गए, और एक गलत होगा तो आपके 0.66 गए, तो नेट आपको एक सही एक गलत से 1.33 का फायदा ही होगा, तो जो आपका पॉजिटिव है, तो आप ले सकते हैं ये रिस्क। आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि आपको जितना नॉलेज से पता है आप एलिमिनेट कर लिए, उसके बाद आप बीच का गौतम बुद्धा का मिडिल पाथ लगा देना है, निकलेगा सही, 2 में से एक पक्का आपका सही निकलेगा ऑन एन एवरेज। और फिर भी एंड में फंस रहा है, सारा नॉलेज लगा लिए जितना पता है, फिर भी आपको 2-3 ऑप्शन बच रहा है, तो बेस्ट आप मिडिल पाथ लगा लीजिए या फिर ओनली 2 मार दीजिए। आप इस तरह के सवाल एनालाइज करेंगे जिस तरह का मैं अप्रोच बता रहा हूं, तो उससे अब ये देखिए 11th सवाल है, 11th जो क्वेश्चन है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कौन सा है। अब यहां पे देखिए आपका ABC देख रहे होंगे, तो इसमें से एक गायब है, डेट मीन्स कि इन तीनों में से एक नहीं है, और डी में बोल रहा सब है। अब देखिए दोनगी पोलो और कुशीनगर कोई बड़ा शहर है नहीं, दोनगी पोलो अब क्रिश्चियन नेम है, गोवा वगैरह में हो सकता है, लेकिन नाम कभी सुना नहीं हूँ मैं। विजयवाड़ा एक बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ चांस है कि ऑलरेडी पहले से कोई एक पोर्ट होगा, उसको ब्राउन फील्ड की तरह डेवलप कर रहे होंगे। इन सब में से आप सुने होंगे तो विजयवाड़ा का नाम सुनिएगा, जब विजयवाड़ा है तो ग्रीन फील्ड नहीं होगा, ब्राउन फील्ड होगा, तो वहीं से आप निकालेंगे, आपका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब ये लॉजिक आप से ये इजी सवाल है तो ये डिफिकल्ट सवाल, लेकिन इस लॉजिक से आप सोच सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इलिमिनेशन के आप करते जाएंगे ऑप्शन को, फाइनली जब आपका आंसर निकला, डेट मीन्स आप 3 इलिमिनेशन के बाद आपका करेक्ट आंसर निकलता है। आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे 1-2 एलिमिनेशन कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे हेल्प की वजह से आप कुछ आपका चक्षु खुल रहा है या फिर हॉराइजन वाइडन हो रहा है, तो फिर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो बस उस चीज़ पे मैं हेल्प करना चाहता हूँ। अब वाटर वेपर पे देखिए, इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, ठीक है। हर गैस का, हर एटमोसफेयर में सारे गैसेस का जो कंसंट्रेशन होता है विथ एल्टीट्यूड डिक्रीज ही करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स विथ एल्टीट्यूड डिक्रीज करता है। अब इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, गलत है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक्स पे आपका इवेपोरेशन मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम चांस आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर का वो इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक्स पे ही होगा, पोल्स पे तो नहीं होगा। तो ये आंसर इसका आपका यहीं से निकल जाएगा, 1 सही है और 2 गलत है। तो ये जो 12वां सवाल है, इसके बारे में मैं बोलूंगा कि ये ठीक है, ये इजी है मैं बोलूंगा। अब 13वां क्या है कि अब इसमें प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर है, एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है। अब प्रेसिपिटेशन इतना वेरी कर रहा है, तो अब ये देखिए रेंज ऑफ, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर है, थ्रू आउट द ईयर है। चाइना मानसून टाइप क्लाइमेट होता है, तो थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन हो नहीं सकता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में भी, अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, अब लेट से उत्तर प्रदेश में भी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कहाँ होता है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। अब मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इंडिया का देखिए, इक्वेटोरियल देखिए, तो हाँ ठीक है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होगा, लेकिन प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन इक्वेटोरियल क्लाइमेट में इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा।
अब बहुत लोग ए और डी में थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ठीक है, कुछ सिली मिस्टेक्स भी होती है। कोरलिस फोर्स अगर देखेंगे तो ये मैं इजी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इक्वेटर पे साइक्लोन इसलिए नहीं आता है, इक्वेटर पे साइक्लोन इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है। अब मैक्सिमम, अब जैसे पोल्स की तरफ चलते चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका कोरियोलिस फोर्स जो है वो बढ़ते जाता है। तो पोल्स पे मैक्सिमम होता है, एब्सेंट होता है इक्वेटर पे, सही बात है। और विंड वेलोसिटी के साथ वो बढ़ता है, ओमेगा क्रॉस वी होता है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी इनटू विंड वेलोसिटी होता है। तो ये भी आपका सही है, तो इसमें आपका दोनों सही है। अब ये मीडियम लेवल का सवाल था। अब ये 15 देख लिए, 15 आपका ये सही होना ही चाहिए, ठीक है। 15 में क्या है कि आपका 21 जून में जो सन जो होता है आप का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे होता है, तो वहाँ पे सनलाइट 12 घंटा से ज़्यादा साउदर्न हेमिस्फेयर में हो नहीं सकता है, तो थर्ड नहीं होगा। तो थर्ड नहीं होगा तो सी गया आपका, ठीक है। इक्वेटर पे तो 12-12 बराबर ही रहता है, तो 1 भी गया, तो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। बी और डी में देखिए, दोनों में 2 है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो होगा। और आर्टिक सर्किल भी आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो ये भी होगा। तो फाइनली इसका आंसर डी हो जाएगा, 15 का डी। अब ये इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल का ये सवाल है। अब 16वां मॉडरेट लेवल का सवाल है, लेकिन आंसर इसका कॉन्गो बेसिन है। अब ये 3 साल से अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स में था, आज से 2-3 साल पहले ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में था, लेकिन लास्ट 1 साल का आप करंट अफेयर्स देख के गए हैं तो थोड़ा सा ये आप हो सकता है कि डायरेक्टली आपको ना पता हो, ठीक है। और मेन जो लोग पूछते हैं कि कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए, तो उसका आंसर तो मैं ऐसे बोलता हूँ 100 में 100, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जिसमें 2 स्टेटमेंट है या 3 स्टेटमेंट है, वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। शायद ही एक आध सवाल मिल जाएगा जो बिल्कुल नहीं पता, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन जो ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको लेट्स, इसमें तो चलिए तो इजी सवाल है, लेकिन इस तरह हिस्ट्री के कुछ कुछ सवाल आए थे जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना सवाल का आइडिया ना 4 ऑप्शंस का आइडिया, तो वैसे सवाल को आप छोड़ सकते हैं। और वैसे सवाल मुश्किल से 4-5 से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप आइडियली 90+ तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब 17वां पे आ जाइए। अब इसमें देखिए ये सवाल आप नहीं भी पढ़े, पर फ्लोरो एल्काइल पोलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, ठीक है, दे आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड पैकेजिंग इन मटेरियल्स, ठीक है, होगा, पाया जाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी चीज़ किसी में पाई जाती है तो हाँ भाई पाई जाती है, आप नहीं एश्योर कर सकते कि नहीं ही पाई जाती होगी। दे आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, अगर इजिली डिग्रेड हो जाता तब तो ये इशू ही नहीं होता, इजिली डिग्रेड नहीं होता तभी तो इशू है। प्लास्टिक्स इजिली डिग्रेड नहीं होता तभी तो इशू है एनवायरमेंट के लिए। परसिस्टेंट एक्सपोजर कैन लीड टू, कैन है तो सही है, मस्ट या फिर कुछ एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता तो गलत होता, थर्ड भी सही है, इसका आंसर सारा हो जाएगा। पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सब में पाया जा सकता है, क्यों नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। ये सब सवाल में जहाँ पर आप लॉजिक नहीं देख सकते हैं, क्यों फ्लाइज में पाया जाएगा लेकिन सेंटीपेडेज में नहीं पाया जाएगा या वास्प में नहीं पाया जाएगा, तो ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना, तो सब होगा आंसर, ठीक है। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द पी फैमिली, अब जनरली थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक वॉजिक नहीं लगाएंगे तो भी आप ऑल ही मारेंगे, क्योंकि अब सोयाबीन तो पी फैमिली में है, क्योंकि वो आपके पल्सेस फैमिली में आ जाता है, हॉर्स ग्राम भी पल्सेस फैमिली में आ जाता है, तो पी फैमिली में होगा ही। ग्राउंड नट पे आपको अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ऐसे मतलब ये ग्राउंड नट भी आपका पी फैमिली में ही आता है। ज़्यादा चांस है कि आपको, ठीक है, 2 और 3 तो पता होगा लेकिन 1 का थोड़ा इशू हो, तो उस केस में ठीक है मामला फंस सकता है, अदरवाइज़ ठीक है। ये सवाल मतलब मीडियम टू डिफ़िकल्ट मैं बोलूँगा, इजी तो नहीं था। अब इसमें देखिए फ्लाइंग फॉक्स, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो अमेंडमेंट 2022 में हुआ था, तो उसमें 4 ही शेड्यूल है, लेकिन ये बात अभी के प्रेजेंट एक्ट की नहीं कर रहा है, 1972 के एक्ट की बात कर रहा है, जिसमें 6 शेड्यूल, टोटल 6 शेड्यूल्स थे। तो उसमें जो आपका 5वां शेड्यूल था वो वर्मिन कैटेगरी का था, और उसमें फ्लाइंग फॉक्स था, ठीक है, उसमें 6 थे टोटल, सॉरी उसमें 4 थे, माउस था, रैट था, फ्लाइंग फॉक्स था और शायद कॉमन क्रो था। तो जो फ्लाइंग फॉक्स है वो तरह का बैट होता है, लेकिन वो फल वल खाता है, ये ब्लड पे सरवाइव नहीं करता है, तो इसलिए सेकंड गलत है, ठीक है। आपको ये पता है डायरेक्टली तो ठीक, मतलब ये मीडियम लेवल का सवाल है, लेकिन पता है तभी कर पाएंगे, नहीं पता है तो थोड़ा अब तुक्केबाजी पे रहेंगे, तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब क्या है कि अब स्मार्ट गेस वर्क से अब ये नहीं है कि स्मार्ट गेस वर्क है क्या, जो आपका नॉलेज है और यूपीएससी का जिस तरह का पैटर्न है उसकी अवेयरनेस है और थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो उसी चीज़ को स्मार्ट गेस वर्क इफेक्टिवली कह रहा हूँ मैं। अब ये चर्पिंग साइकाडास, फ्रॉग, हॉपर, पॉन्ड स्केटर क्या है, अब ये सब इंसेक्ट्स हैं। अब
कुछ ना कुछ कभी आप नाम सुने होंगे, कभी आपका रेमिनिसेंट मेमोरी में भी होगा ना कि हाँ ऐसा शायद पढ़ा था, लग रहा है इंसेक्ट, तो आप मारिए उसको, ठीक है। और जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, तो उसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्यों बोलते हैं, वो साइलेंट क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली जंगल में जाते होंगे शाम के टाइम, तो आवाज़ आती रहती है, वो इंसेक्ट की आवाज़ होती है। लेकिन साइलेंट वैली में चर्पिंग जो सिकाडाज हैं वो नहीं पाए जाते हैं, उसकी वजह से वो उसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहते हैं। और सिकाडाज ये इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब 22nd पे आ जाइए। मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस, ठीक है। प्लास्टिक अगर होगा, और माइक्रो प्लास्टिक तो हो ही सकता है, और उससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है, तो ठीक है, इसमें आप किसी को गलत साबित नहीं कर पाएंगे। जब गलत साबित नहीं कर पाएंगे तो सेकंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको लगेगा कि हाँ है, तो इसका आप ए मार्क कर लेंगे, ठीक है। 23rd आपसे होगा नहीं, और कितना भी लॉजिक लगा ले नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर आप लॉजिक लगाने का कोई सेंस बनता नहीं। और ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन है जिसमें ये इस तरह से सवाल आए थे ना कि कितने पेयर सही हैं, तो जनरली मैं बोल रहा था कि 2 होगा या फिर बीच का होगा, तो इसमें एक्सट्रीम वाला है। तो कुछ कुछ में होते हैं एक्सट्रीम्स वाले, बट दैट डजेंट मीन कि आप इन सारे सवाल से आप डर जाएं, अटेम्प्ट नहीं करें। अब 24th में देख लीजिए, जो आप अगर मेरे 2016 से आप वीडियोस देखते आए तो अब यूपीएससी का पैटर्न मैं डिकोड आपको कर चुका, क्योंकि 2023 की जो भी आप थिंकिंग आप यहाँ लगाएंगे ना तो नहीं होगा। लेकिन जैसे ये पेपर में आप 2021-22 का भी आप अच्छे से एनालिसिस किए हुए हैं ना, तो 21-22 जो पेपर जैसा था उसी के एनालिसिस के मुताबिक ये पेपर आप आसानी से बना सकते थे। अब 2016 में मैं से जो सवाल आपका आता था IR में, इन्वायरमेंट वगैरह में, तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 2-3 चीज़ें आपको बोला था कि क्या वो UN का पार्ट है कि नहीं है। तो आप टोटल 16-17 एजेंसीज हैं, 6 उसके ऑर्गन्स हैं, सबका नाम आप पढ़े होंगे। ये नहीं सुने हो दैट मीन्स की एजेंसी नहीं है, तो 1 गलत है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंटल है, इंटर गवर्नमेंटल है कि नहीं, कि NGO है। तो जनरली क्या होता है कि आप इंटर गवर्नमेंटल होगा ना तो आपको पता होगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, वो आप ऐसे भी जो भी है इंटर गवर्नमेंटल की सारी, जिसमें केवल मेंबर कंट्रीज, केवल नेशन स्टेट्स हैं, तो वो आपको नाम पता ही होता है। लेकिन अदरवाइज नहीं है तो फिर जनरली उसमें वो NGO होता है, या फिर उसमें NGOs वगैरह मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है, NGOs होता है और यूपीएससी बोल देगा कि नहीं वो इंटर गवर्नमेंटल है, तो वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा इंडिया मेंबर है कि नहीं है, तो जनरली क्या है ना, आप लेके चलिए इंडिया मेंबर होगा, क्योंकि इंडिया मेंबर नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही नहीं है। बशर्ते, हाँ ठीक है, अब नेटो के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको पता होगा कि अच्छा इंडिया मेंबर नहीं है, या इंडिया बनना चाहता है NSG का मेंबर, तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया मेंबर बनना चाहता है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ठीक है। अदरवाइज जनरली अगर इंडिया मेंबर ही है ना, ये सब छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन का तभी पूछा जाएगा। इससे दुनिया भर में तो लाखों ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो अब सबके बारे में नहीं पूछेंगे। या तो इंडिया मेंबर है या तो बनना चाहता है। बनना चाहता है तो न्यूज़ में होगा, और अदरवाइज इंडिया मेंबर होगा ही, ठीक है। और ग्रांट देते हैं कि नहीं देते हैं, तो जनरली आप लेके चलिएगा ग्रांट नहीं देते हैं, क्योंकि ये इस तरह का सवाल 2 बार ऑलरेडी 2017 में और शायद 16 में 2 बार आ रखा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, कि NGO टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, बोल दिए ग्रांट देते हैं, लेकिन नहीं देते हैं। ग्रांट देना बहुत बड़ी बात होती है, और NGOs खुद खर्च करेंगे, आप दूसरे मेंबर कंट्रीज को ग्रांट में क्यों देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, अब ये एजेंसी तो नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी 6 ऑर्गन्स है और 16-17 एजेंसी है, उनके नाम आप पढ़ लीजिएगा, पता ही होगा, तो एजेंसी तो नहीं है, ये तो 1 तो गलत है। सेकंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जेनरिक है तो मान के चलते चलो सही है अभी। थर्ड अगर देखेंगे तो कि एक तो पहली बात ये ग्रांट दे रहा है, तो यहीं से आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। दूसरा है कि टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन, हम ओपन डेफिकेशन खत्म करना चाहेंगे, और ओपन डेफिकेशन का एंड का अल्टीमेट एम अचीव करना चाहेंगे, तो वहीं से आपका कान खड़ा होना चाहिए, तो थर्ड गलत है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ओनली। अब आ जाते हैं 25th पे। अब ये 25th ऐसे मैं बोलूंगा ये सवाल डिफिकल्ट है। उसका रीजन क्या है कि जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सब नेगेटिव स्टेटमेंट है, सारे तो गलत नहीं है। तो और नॉलेज से भी आपको तीनों डायरेक्टली नहीं पता होगा, बशर्ते आप अगर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं है तो। अब जो चीताज वगैरह न्यूज़ में था, तो चीताज के जो साउंड को ना पर बोलते हैं, पर PURR, और जो बिग कैट्स जैसे लायंस टाइगर्स, इनका रोअर बोलते हैं, लायंस का मिनली रोअर बोलते हैं। तो ये अगर सेकंड पता है तो ठीक है। थर्ड में क्या है आपका कि कोई भी हो, लेपर्ड्स हो, चीता हो, टाइगर हो, कैट्स हो, डॉग्स हो, सब सेंट मार्किंग करते हैं टेरिटरी प्रोक्लेम करने के लिए, तो ये तो गलत है,
ठीक है। और उसके अलावा फर्स्ट अगर देखेंगे कि लायंस या टाइगर्स का कोई स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। जैसे आप नॉर्मली आप देखेंगे टाइगर रिजर्व्स मानसून में बंद किया जाता है, लोगों को लगता है अच्छा मानसून सीजन ही बेस्ट ब्रीडिंग सीजन होता है, ऐसा नहीं, कोई एक सीजन करना है। मानसून में जनरली रोड्स क्या होती है ना वो बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत पेड़ वगैरह वीड्स वगैरह ग्रो करने लगते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोई जो पाथ है वो भी इनएक्सेसिबल हो जाता है, इसलिए मानसून में बंद कर देते हैं। पानी वानी पड़ जाता है, बारिश होती है, तो एकदम क्लियर एक्सेसिबल पाथ नहीं होता है, तो इसलिए बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और उस जब वो उसमें कोई एक्सटर्नल आपका प्रेशर नहीं है तो उस समय वो लोग ब्रीडिंग करते हैं और इजीली करते हैं, लेकिन कोई उनका पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, वो कभी भी कर सकते हैं। डॉग्स वगैरह में होता है, लायंस में ऐसा नहीं होता है, ना ही टाइगर्स में होता है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, और अब इसमें अगर ऑप्शंस देखेंगे तो अब डू नॉट रोअर, ठीक है। अब उनकी आवाज़ को रोअर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, तो ठीक है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, हो सकता है सही है गलत हो, लेकिन जनरली मैक्सिमम जो एनिमल्स है ना सेंट मार्किंग करते हैं, उनके अलावा कोई चारा नहीं है उनके पास, तो थर्ड गलत होने का थोड़ा सोच सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा चांस होगा। अदरवाइज अब ये थोड़ा मेरा बायस होगा, क्योंकि अब इस फील्ड में नॉलेज है, तो हो सकता है कि मैं मतलब उस एंगल से सोच रहा हूँ कि शायद उतना नॉलेज बेस इस पर्टिकुलर सवाल से रिलेटेड आप लोगों को ना हो, लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, ये गलत भी हो गया तो चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं 26वें सवाल पे। अब ये जो सवाल है, ठीक है, इसमें आप 100 मिलियन फार्मर्स इनिशिएटिव है, ठीक है, इसमें वर्ल्ड ओवर के सारे 100 मिलियन डेट मीन्स 10 करोड़, इंडिया में लगभग कितने फार्मर्स होंगे 20-30 करोड़, अब उनको 10 करोड़ मिला लोगे पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव ही होगा। अब ग्लोबल इनिशिएटिव होगा तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में होता है, अब डी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा, ठीक है, डी आप एलिमिनेट कर लोगे। अब ए और बी और सी में, ठीक है, अब इसमें अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो थोड़ा सा मामला फंस सकता है। बी, ए और बी, सी थोड़ा अलग जा रहा है, ए बी एक लाइन पे जा रहा है, थोड़ा आप ए बी में कुछ मार लोगे, मतलब सी को एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि सी तो ब्लॉकचेन की बात कर रहा है, ए और बी आपका थोड़ा नेट जीरो और ऑर्गेनिक वगैरह की बात कर रहा है, तो थोड़ा हो सकता है, तो ठीक है, तो ये ए और बी में आप कुछ मार्क कर लोगे, आंसर इसका ऐसे ए है, ठीक। अब 27 पे आ जाते हैं, अब ये ठीक है, सही भी हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है, ए और बी के आपका एंड में बचा है तो। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बहुत जगह इसका प्रोडक्शन हो रहा है, बैटरी स्टोरेज का भी वही हाल है, बायोमास जनरेटर्स का भी वही हाल है, फ्यूल सेल्स का भी वही हाल है, रूफटॉप सोलर वोल्टेक्स का भी वही हाल है। पावर प्लांट्स आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो आपका कंसनट्रेटेड एनर्जी रिसोर्सेज है, लेकिन ये सब तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लॉजिकली आप कर लोगे। 28 थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, इजी सवाल नहीं है, इवन मैं इसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट बैकग्राउंड या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ, लेकिन मेरे को भी डायरेक्टली नहीं पता था। अब 29 आ जाए। अब ये ऐसे सवाल में है ना कि किसमें से पॉइजनस स्पीसीज हो सकते हैं, भाई सब में होंगे, कोई ना कोई एक स्पीसी होगा जो पॉइजनस होगा, ठीक है, तो उसमें ऑल 3 मारना है। ऐसे सवाल मतलब है मारने के लिए, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्चुअली फाउंड नेटिव टू इंडिया, ठीक है, रेड सैंडर्स इंडिया में नेटिव है। रेड सैंडर्स पे यूपीएससी सवाल 2016-17 में ऑलरेडी एक बार पूछ रखा है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब पुष्पा मूवी, या फिर आपको पता ही होगा रेड सैंडर्स थोड़ा न्यूज़ वगैरह में कवर भी होता है, एक साल का कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो रेड सैंडर्स इंडिया के लिए नेटिव है, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में होता है, ये सब सेस्चलम जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये सब आपको पता होगा। कैश्यू हो गया, पपाया हो गया, चिली हो गया, आपका पेपर हो गया, ये सब आप पोर्तुगीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, तो इंडिया के लिए नेटिव तो नहीं होगा। तो आप मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे तो वहाँ से आप थोड़ा सोच सकते हैं। ये सवाल एक्चुअली इन्वायरमेंट का नहीं है, थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया की जो आप नॉलेज है कि पोर्तुगीज़ के इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वो कुछ याद आ रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपको दोनों, आपको कैश्यू याद आ जाएगा कि पोर्तुगीज़ किए थे, शायद पपाया ना याद आए तो थोड़ा फंस सकता है मामला। अब वो फंसेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली एक भी एलिमिनेट कर दिए ऑप्शन को, आपको वो करना है। अब ये देखिए, अब इसमें बस केवल रेडियो आइसोटोप है। रेडियो आइसोटोप में वर्ड जो रेडियो है वो रेडियो एक्टिविटी से आता है। जब रेडियो एक्टिविटी है तो भाई साहब ना, रेडियो एक्टिविटी अलग चीज़ है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रे जो आप पढ़े होंगे, तो वो तो अलग चीज़ है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो ठीक है, 1 आपका गलत हो जाएगा, बस यही लॉजिक है। बाद बाकी सेकंड और थर्ड तो आपका जेनरिक स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, 30 सेकंड पे आ जाते हैं। 30 सेकंड आपको कुछ भी नहीं पता है लेट से, आप यहीं के लॉजिक से निकाल सकते थे, ठीक है।
अब ऐसे सवाल में आप लेके चलिए ना भाई साहब, कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए नहीं पता होगा, ऑन द स्पॉट सोचना है। अगर बिल्कुल ब्लैंक है तो छोड़ देना है, नहीं तो अदरवाइज करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस पर्टिकुलर ऐसे सवाल में क्या करना है कि आपको गलत साबित करने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहाँ पे, कंपेयर टू द व्हाइट ड्वार्फ्स जाइंट स्टार्स हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब आप रेडियो एक्टिविटी या कुछ भी रिएक्शन में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री भी हो तो जनरली रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। देखिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी अगर आप लेट से +2 अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको थोड़ा पता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर जाइंट स्टार्स में आपका न्यूक्लियर जो रिएक्टेंट्स है वो ज़्यादा है तो न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। सही बात है सर। फर्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे तो जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार। अब ये उल्टा भी हो सकता है। अब क्या है, सही है कि गलत है? अगर गलत है तो आंसर आपका फर्स्ट डी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका अगर सही है तो आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है। अब देखिए आपका जो जाइंट स्टार है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो कम टाइम ही रह पाएगा क्योंकि जल्दी उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट गलत है, इसलिए आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, अब 33rd में आ जाते हैं। सब लिंक्ड है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। अब जो जिम वगैरह करते हैं तो उनको पता होगा, एक सप्लीमेंट लिया जाता है सेट्रोलिन मैलेट करके। सेट्रोलिन मैलेट जब भी बॉडी में डालते हैं, आर्जिनिन डालते हैं बॉडी में, वो भी एक सप्लीमेंट है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड लिबरेट होता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल फास्ट मूव करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, तो आप ज़्यादा हेवी वर्कआउट कर पाते हैं। तो प्री वर्कआउट में जो भी जिम वगैरह जाते हैं तो वो लेते हैं अगर सेट्रोलिन मैलेट, तो उसका रीज़न ये क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। तो अब ये है कि पता है, आपको पता है तो नहीं पता है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, और आपका गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 34th के बारे में मैं बता रहा था, सब होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में सब होते हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम अतरंगी है कि अरे ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, सब होगा, ऑल 3। 35th है कि अगर आपको सबसे इसमें एडवांस रफेल है, रफेल अगर आपको पता है कि वो 4th जनरेशन ही है तो आप निकाल लेंगे इसका आंसर डी नन है, अदरवाइज ठीक है थोड़ा फंस सकते हैं। अब 36th में आ जाते हैं। 36th में है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज। फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, सब होगा। ये मैं चिल्ला के भी, अगर मैं लास्ट आप 2019, 20, 21, 22, 23 इन 5 साल का भी अगर 500 सवाल का एनालिसिस मेरा आप देख चुके होंगे ना, ये सब सवाल अभी इजीली करके आएंगे, सोचना ही नहीं है। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर वेपर ही तो देगा, ये लॉजिकल है, आप ये डायरेक्टली पढ़े भी होंगे वर्बेटिम। 38th पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर में क्या होता है कि हाइट से आपका पानी आता है, कुछ पानी को वापस आप ऊपर भेज देते हैं और वो फिर वो फीडबैक लूप मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो इसका आंसर लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज है। ये आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका मामला फंस सकता है क्योंकि सब इंटरलिंक्ड ही है। डी आपको थोड़ा सा लगेगा कि ज़बरदस्ती बना दिया गया है, लेकिन ए बी सी थोड़ा लिंक्ड ही है क्योंकि जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है वहाँ से आपका इरिगेशन वगैरह भी होता ही होगा, लिफ्ट इरिगेशन भी होता होगा। ठीक है, अब 39th में क्या है कि आप मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। अब मेम्ब्रेन देखिए, वेस्ट वाटर में क्या होगा ना, एक साइड आपका मेम्ब्रेन के एक साइड में कंसंट्रेटेड होगा, एक साइड में आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, तभी बीच में आपका मेम्ब्रेन आएगा। ठीक है, मेम्ब्रेन आ रहा है बायोरिएक्टर से। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एक साइड कंसंट्रेटेड होगा, एक साइड डाइल्यूट होगा। आप आरओ घर में भी इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें क्या मैकेनिज्म होता है कि जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों के बीच में क्या होता है, मूवमेंट होता है वाटर का, जिसकी वजह से प्यूरिफिकेशन होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है। ऑस्मोसिस नॉर्मल प्रोसेस हुआ, लेकिन वही आप अगर प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो अब इसमें भी क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा, बीच में मेम्ब्रेन तो तभी रहेगा ना, तो यहीं से आप आंसर निकाल सकते हो। और अब ये थोड़ा मीडियम लेवल का सवाल है, ऐसे भी आप कर सकते थे। 40 भी मीडियम लेवल का सवाल है, एकदम ईजी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है आप पढ़ें अच्छे से आप इकोनॉमी, क्योंकि मनी मार्केट से रिलेटेड ये चैप्टर यूपीएससी का फेवरेट है। एक सवाल आ ही जाता है, नहीं रिवाइज करके जाएंगे एक हफ्ते पहले तो आपका ये गलत हो जाएगा। आप गांठ बांध लीजिएगा क्या नेक्स्ट टाइम से आप रिवाइज करके जाएं, क्योंकि लास्ट वीक में या लास्ट 10 दिन में आप क्या रिवाइज करते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत रिवाइज करना है, आपके स्पेक्ट्रम के एंड का जो सिनॉप्सिस है वो आपको रिवाइज करना है, हर चैप्टर के एंड का आपको मैपिंग देख के जाना है, आपको लेट से वो ये जो वर्ल्ड मैप में कौन सा सी वो देख के जाना है, रिवर्स माउंटेन्स ऑफ इंडिया वो सब देख के आपको जाना है। इकोनॉमी में बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए, मनी मार्केट का चैप्टर पढ़ लीजिए, और वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट जो ट्रीटीज़ एनवायरनमेंट में वर्ल्ड लेवल पे वो देख लीजिए, नेशनल लेजिस्लेशन देख लीजिए जो भी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है।
ठीक है, कल्चर केवल 2-3 घंटे में रिवाइज कर लीजिए, कौन सा जो पेंटिंग है या फिर कुछ भी है किस स्टेट का है। करंट अफेयर्स में कुछ हाईलाइट करके रखें, आपके टेस्ट पेपर में कुछ आप हाईलाइट करके रखें। तो ये लास्ट 10 दिन में ये काम कीजिए आधा टाइम, और आधा टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते जाइए फिर से कि अच्छा हाँ। अब 41 सवाल देखते हैं, डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड है, इसका आंसर डी है, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है। 42nd में आप देखेंगे तो सेकंड और थर्ड तो ठीक है, जेनरिक है। अब बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको पता है कि ये जो रिपर्चेज या परचेज ऑब्लिगेशन, रेपो या रिवर्स रेपो जो ऑपरेशंस होते हैं ये बैंक के साथ होते हैं, एनबीएफसीज में नहीं किए जाते हैं, ये एलएएफ लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो सिर्फ 1 गलत है, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी 2 और 3। मीडियम लेवल का ये सवाल था। 43rd में आ जाते हैं। 43rd में अगर आप करंट अफेयर्स रिसेंटली अगर फॉलो कर रहे होंगे तो एक आरबीआई ने प्रवाह स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया था कि आप भी G-Secs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई लॉजिक नहीं है किसी एक को रोकेंगे तो सब होगा, ठीक है। 44th देखें, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? तो करेंसी स्वैप और ETF तो है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना कि आपको एक कागज दे दिया जाता है और उसमें लिखा होता है अच्छा कि आपका बॉन्ड आपको 1 साल बाद मिल जाएगा, या आपका लेट से कोई ETF है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मोटर व्हीकल आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आंसर इसका ठीक है, डी 1 और 3 हो जाएगा। अब 45th है, अब ये कंसेप्चुअल सवाल है, सिंपल सवाल है, ठीक है। स्टोरेज जो आपका है वो टर्सरी सेक्टर में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड की जो लॉजिस्टिक्स है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। डेयरी फार्म प्राइमरी हो गया, मिनरल एक्सप्लोरेशन भी प्राइमरी हो जाएगा, विविंग क्लॉथ आपका सेकेंडरी हो जाएगा। इसमें 2 सही है तो आंसर आ जाएगा ओनली 2। और मैं आपको बताया जनरली क्या मामला अगर फंसा है तो सिंपल सवाल है, लेकिन मामला फंस रहा है तो आप बीच का ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 है ना, आप एलिमिनेट कर दिए लेट से सी और डी। अब ए और बी में कोई मारना है, ठीक है, तो आप बी मारिए क्योंकि ए एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। और ओनली 2 के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बस ये है कि एट द एंड आपको यूज़ करना है कि 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लिए, 2 बचा है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, एक है ओनली 2, ओनली 3, तो ठीक है ओनली 2 मार दी क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मुताबिक देखेंगे तो सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और लॉजिक क्या है ना कि 4 है तो आधा सही होगा आधा गलत होगा, ऐसे भी 4/2 करेंगे तो 2 निकलेगा, तो वो भी एक मेन लॉजिक है। और इसके वजह से अगर किसी को लगता है ना कि सवाल डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सवाल की वजह से, एक ये है आपको 43rd सवाल, एक 45th है, ठीक है। एरिया ऐसे आप देखेंगे तो 45th ज़्यादा ईजी सवाल है क्योंकि ये बेसिक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 2-3 दिन ही आप तो ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन टाइप ऑफ सवाल में ये 2 तरह का सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो राइट साइड वाला सवाल है वो ज़्यादा, इस टाइप का सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये गलत फहमी है तो ये गलत फहमी कुछ टाइम आपको दूर करनी होगी, ठीक है। आप 46th पे आ जाइए। अब ये क्या है कि कौन सा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें आपको ठीक है 1, 3, 4 तो कर ही पाएंगे। 2 में क्या है कि थोड़ा सा आपको चमकेगा, अरे यार कौन ग्रेन है तो एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए होगा, तो सस्टेनेबल तो नहीं है क्योंकि आप फूड की तरह इस्तेमाल करेंगे कि नॉन फूड की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप बायोफ्यूल पढ़ेंगे तो उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 जो है डिफरेंस यही था कि एक फूड बेस से आता था, एक फिर नॉन फूड से हम सोर्स करते थे। तो ठीक है, इसमें आप 2 को एलिमिनेट करेंगे तो 1, 3, 4 होगा, अदरवाइज मतलब डी होगा, अदरवाइज सी होगा, ठीक है। लेके चलते हैं सी होगा। थोड़ा सा ये देखते हैं यूपीएससी क्या इसमें आंसर देता है। 47th आते हैं। अब ये 47th भी इजी सवाल है। आपका फिक्स्ड कैपिटल क्या है? आपका फार्मर्स फ्लो और कंप्यूटर आपका फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या है जो आपका यूज़ हो जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? तो पेट्रोल है, यार्न है, तो ठीक है आप निकाल लेंगे इससे, तो आंसर इसका है ओनली 2। फार्मर्स फ्लो जो है आपका वो फिक्स्ड कैपिटल है, कंप्यूटर भी फिक्स्ड कैपिटल है, यार्न वर्किंग कैपिटल है, पेट्रोल भी आपका वर्किंग कैपिटल है। 48th का आंसर है मेटावर्स है, सिंपल सवाल है, ठीक है। 49th पे आते हैं। With reference to the rules imposed by the Reserve Bank of India, there is no minimum capital requirement. अब कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, यूनिवर्सल बैंक हो, ठीक है, पेमेंट बैंक हो, एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती ही है, तो 1 तो गलत है। अब सेकंड जो है आपका, अब और जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट भी गलत होता है, इसमें नो आ गया। जैसे आप देखिए देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, गलत है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी होगी। एक और आपका सवाल आया था कि इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत है, वहीं से आपका आंसर निकल रहा था। फिर एक सवाल आपका आया था देयर आर नो पैराबल्स इन द उपनिषद, वो भी गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत है। नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होती है। ये अगर ये चमक गया आपका तो आपका आने वाले टाइम में एक और सवाल सही हो जाएगा प्रीलिम्स में।
अब सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें क्या है ना, केवल नेशनल्स नहीं, इसमें एनआरआईज भी, पीआईओज भी सब मिलके 50% होंगे। अब ये सेकंड का कुछ नहीं कर सकते, एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, बाद बाकी आप थोड़ा सा तुक्का ले सकते थे, सही हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। 50 देख लीजिए, फिर देखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है सेकंड, तो गलत है, डज नॉट स्पेसिफाई एनी मिनिमम, वो 2% है। अब फर्स्ट ठीक है, ये लॉजिकली भी देखेंगे, फर्स्ट के सीएसआर रूल्स स्पेसिफाइड दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। लॉजिकली देखेंगे ठीक है, फिर तो अपने पे ही खर्चा कर रहे हैं, फिर सीएसआर कहाँ का हुआ, ठीक है, सही बात है, तो ये सही है। और सेकंड आपको पता होगा कि 2% है, तो इसलिए गलत है, आंसर इसका ये आ जाएगा। अब जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, जनरली, इसका ये मतलब नहीं है जहां आप नेगेटिव स्टेटमेंट देखें तो गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम पे आपका गलत होता ही है, जिसमें ओनली आ गया, एनी आ गया, ठीक है। 51st देखिए, 51st में क्या है, अब द यूएसए गवर्नमेंट डेट, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट बैक्ड बाय हार्ड एसेट्स बट बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ना कि इफ यूएसए वेट टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, holders of the US treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment, will not be able to exercise their claim। अपना क्लेम तो एक्सरसाइज वो करेंगे ही, तो ठीक है। अब इसमें अब वेरियस कोचिंग्स का वगैरह भी देखेंगे ना, और नेट पे भी देखेंगे, तो कुछ क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा, तो इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करता हूँ, ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। 52nd, अब देखते हैं यूपीएससी क्या इसका आंसर रहता है। 52nd पे आ जाते हैं। 52nd देखिए, फिर से सेकंड स्टेटमेंट क्या, बट कैनॉट बी ए क्रेडिट लाइन, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट बट कैनॉट बी क्रेडिट लाइन। क्यों नहीं हो सकता क्रेडिट लाइन, कुछ ऐसा कोई आपका लॉजिक है? नहीं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, तो वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है अगर आप अभी भी आप नहीं मान रहे मेरी बात, ध्यान से देखिए, कुछ आपका 70% टाइम्स में आपका नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होगा, 70 क्या 80% टाइम भी आप बोल लीजिए, मैं आपको दिखाई देता हूं। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट गलत है। नो मतलब नॉट कहीं लग गया तो गलत है। डज नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत है, ठीक है। नॉट बैक्ड बाय, कहाँ गया आपका क्रेडिट लाइन, नेगेटिव स्टेटमेंट है आपका, गलत है, ठीक है। उसी तरह देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, गलत है, वहीं से आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 50, तो इसका 52nd का आपका आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 53rd पे आ जाते हैं। अब डिजिटल रूपी के बारे में बोल रहा है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे ना कि इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, नहीं है ऐसा। रूपी डिजिटल रूपी में अंतर क्या है, आपका एक रूपी है, डिजिटल रूपी उसका डिजिटल फॉर्म है। अब रूपी क्या है, इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, नहीं तो डिजिटल रूपी भी नहीं होगा, तो थर्ड गलत है, थर्ड गलत है आपका, तो बी नहीं हो सकता। अब फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, इट इज ए सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नॉर्मल रूपी भी होता है तो डिजिटल रूपी भी ऐसा ही होगा। इट इज इंश्योर्ड, सेकंड देखेंगे, इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई's बैलेंस शीट, हाँ नॉर्मल रूपी भी लाइबिलिटी है तो ये भी लाइबिलिटी होगा। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, ठीक है। नॉर्मल रूपी भी आप एक फंजिबल तो होता है ना, फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन देखे होंगे, फंजिबल है आपका रूपी, तो ये भी आपका फंजिबल होगा, तो फ्रीली कन्वर्टेबल होगा, तो ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा 1 to 4। चौथा में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप ए मार देंगे 1 and 2, ठीक है, थोड़ा सा वो भी इशू है, तो ठीक है, रिस्क तो रहता है ये सवाल में। अब गौतम बुद्धा के बारे में मेरे को पता था कि मैं क्लास 8th में था तो बुद्ध चरित्र पढ़ा था, तो शाक्य कुल था उनका, इक्ष्वाकु वंश था, तो शाक्य मुनि तो उनको बोलते होंगे सेकंड, तो सेकंड बोलते होंगे, तो बी और सी में तो कुछ हो सकता है, ए और डी तो नहीं होगा। अब सब सही होने के चांस कम होते हैं, तो ठीक है मैं बी मारूंगा और बी सही निकल गया। तो कुछ ऐसा एक भी पता है ना तो थोड़ा गेस, देखो मेरे को इतना पता था तथागत बोलते हैं कि नहीं बोलते नहीं पता, नयापुत बोलते हैं कि नहीं बोलते नहीं पता, शाक्य मुनि मेरे को पता है कि बोलेंगे उनको क्योंकि शाक्य कुल के थे और इक्ष्वाकु वंश के थे, तो 2 सही है, तो 2 सही है, तो ए एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, बचा बी सी। सब सही नहीं हो सकता है, एक्सट्रीम है, तो इसलिए मैं बी मारूंगा, बी सही हो गया। तो थोड़ा नॉलेज और थोड़ा सा गेसवर्क से आंसर सही निकल रहा है, तो मैं इस चीज के बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप गेसवर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल आपको शाक्य मुनि नहीं भी पता हो तो भी ठीक है, मैं आपको सेंस बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको कुछ और चीजें पता होगी जो शायद मेरे को ना पता हो। नया पुत्र महावीर से रिलेटेड है, शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में 55th। अब इस आने वाले टाइम में भी ये 3 into 3 या 4 into 3 टाइप के बॉक्स होंगे जिसमें आपके 3 कॉलम्स होंगे, आने वाले टाइम में भी होंगे। अब ये देखिए, चंद्र केतुगढ़ आपका वेस्ट बंगाल में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बन जाता है। एक चंद्रकेतुगढ़ आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में, तो आपका ये सवाल सही हो जाता। और एक सवाल आया था आपका 2021 में आया था या 2022 या 2023 में आया था, शायद 2023 में आया था कि एक सेकेंड, कि गिनी, माली, बर्किना फैसो, गैबन, ये सब में क्या कॉमन है। तो वहाँ पे सब जगह एक्चुअली कू या फिर मिलिट्री टेक ओवर्स वगैरह हो रहा था, ऐसा कुछ करके एक सवाल आया था। तो वो भी आप प्रीवियस ईयर से इस बार भी सॉल्व कर लेते और चंद्रकेतुगढ़ वाला भी कर लेते। ये वेस्ट बंगाल में है तो पहला गलत है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है तो दूसरा सही है। पहला गलत है तो ए और डी गया, दूसरा सही है तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, उससे एनालिसिस डिराइव करना भी और उससे नॉलेज डिराइव करना भी। होम द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल इंडिया गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड ए फोर्ट एट द भाटकल। इसका आंसर कृष्णदेव राय है। और जनरली क्या है, कृष्णदेव राय से यूपीएससी काफी इंटरेस्टेड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखे होंगे। अब जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, चोलास, और फिर विजयनगर में भी किंगडम में भी स्पेशली कृष्णदेव राय, तो ये सब यूपीएससी का कौन सा फेमस एरियाज है ना, तो वहाँ से आप मार सकते थे। मैं ये डिफिकल्ट सवाल है ये, लेकिन ठीक है, अगर आप आया ऐसा सेंस तो आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये डिफिकल्ट है। ठीक है, अब ये 57 पे आता है। देखिए 57 में आपका क्या है कि हाँ, पहला ही आप देखिए ना, अंडर द रेवारी सेटलमेंट आपका पीजेंट्स वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट। अरे नहीं, इतने दिलदार नहीं थे ये लोग। ठीक है, तो 1 गलत है और सेकंड आपका सही है, तो आंसर 2 ओनली आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये सवाल था। 58 पे आ जाते हैं। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, और उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण्स। सबसे पहले वेद बने थे, फिर वेदांत। उपनिषद का एक तरह से वेद का ही फिलॉसफी वेदांत है, तो वेद के बाद उपनिषद, फिर आया था पुराण आपका। ये आप एंसेंट में पढ़ते होंगे। ये तो चलिए ठीक है, 2 आपको पता होगा। फर्स्ट का नहीं पता होगा पैराबल्स है कि नहीं है। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नीति कथा है कि नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। पैराबल का मतलब ही क्या, मेरे को क्लियरली नहीं पता था, फ्रेंकली मैं बताता हूँ। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत होगा। अब ले सकते हैं, इसका 2 ओनली मार सकते हैं। तो ये थोड़ा क्या देखिए, थोड़ा नॉलेज है। सेकंड स्टेटमेंट नॉलेज से मेरे को पता था। फर्स्ट मेरे को थोड़ा सा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का किस तरह का वो सवाल करते हैं, क्वेश्चनिंग का टाइप वो पता था, तो वहाँ से मैं सही आंसर निकाल लिया। तो थोड़ा नॉलेज और थोड़ा सा गेस वर्क का रोल होता है कुछ सवाल में। 10 सवाल में, ऐसे 10 सवाल आप सही कर लिया तो आपका समझ रहे हैं 20 नंबर ऊपर उठ जाएंगे, जो आप सीधे लेट से आप नहीं भी कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूट करके आप आईएफएस का भी प्रीलिम्स निकाल लेंगे जनरल कैटेगरी से, इतना फर्क पड़ता है। अब आ जाते हैं 59 पे। इंडिया एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। आपको मैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल जो आएंगे तुम बताया कि अगर इंडिया मेंबर है तभी ये सब छोटू मोटू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। अदरवाइज इंडिया अगर छोटू मोटू ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है तो वो मैटर ऑफ डिस्कशन ही नहीं होता है। अब ठीक है, हाँ एनएसजी का बनना चाहता है तो हर किसी को पता होगा, लेकिन छोटू मोटू ऑर्गेनाइजेशन का तभी आ रहा है जब इंडिया ऑलरेडी मेंबर होगा। ठीक है, इंडिया होगा। अब ए कंट्री नीड्स टू बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस और व्हीट। ठीक है, ऐसा अगर होता तो आपको पता होता है, ऐसा नहीं है। सेकंड गलत है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, तो इसका आंसर ए होगा। अब ये करंट अफेयर्स का सवाल था, ये पाप आप नहीं कर सकते थे, इसका आंसर सी गरबा डांस है। ये गलत नहीं होना चाहिए था, इजी सवाल था। ठीक है, 61 पे आ जाते हैं, ये भी इजी सवाल था आपका, इसका आंसर है आपका डी सचिंद्रानंद सिन्हा। 62 पे आ जाते हैं। 62 में देखिए, अब ऑल ये जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, डिफेंस फॉरेन अफेयर्स वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। अब 1919 के एक्ट में क्या था कि डायरकी जो था आपका वो स्टेट लेवल पे था, लेकिन अब यहाँ पे डायरकी आपका सेंट्रल लेवल पे आ गया था। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, तो अब इसमें डायरकी आ गया, डेट मीन्स कुछ गवर्नर जनरल के अंडर आएगा, कुछ लेजिस्लेचर के, फेडरल लेजिस्लेचर के अंडर आएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट्स है ना, गवर्नर जनरल के अंडर थे, ना कि फेडरल लेजिस्लेचर के अंडर। तो ये सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, तो आंसर इसका 1 ओनली आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा अच्छे से आप रिवाइज करके गए होंगे ना पॉलिटी, चाहे आप स्पेक्ट्रम से की हों, चाहे आप लक्ष्मीकांत से की हों, कहीं से, क्योंकि दोनों में आता है, तो आप ये कर लेते। 63rd 64th डिफिकल्ट सवाल है। अब एक ये भी चीज़ है कि आपका मेंस में अगर कल्चर के एंगल से देखेंगे ना, तो लिटरेचर और आर्किटेक्चर यही इंपॉर्टेंट एरियाज है। अब मेंस के लिए कल्चर में आप क्या प्रिपेयर करते हैं,
वो जमाना चला गया जब लोग पेंटिंग और म्यूजिक और डांस और ये सब प्रिपेयर करके जाते हैं। वो अभी प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन एक नोट्स जो बना होगा प्रीलिम्स के लिए, चलिए आपको मेंस के लिए यूजफुल हो जाएगा। लेकिन मेंस के एंगल से क्या है कि आपका इनिशियल से मौर्याज से उठा लीजिए, फिर उसका चोलास, विजयनगर हो गया, गुप्तास बीच में मरा गया, आपको वो हो गया, उसका दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, सब में लिटरेचर आर्किटेक्चर के बारे में आप प्रिपेयर कर लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज का, वहीं से आपका खत्म हो जाएगा कल्चर। तो उसी में जो आप तैयार करेंगे तो आप प्रीलिम्स के एंगल से, भास जो है वो क्या लिखे थे, स्वप्नवसाप दत्ता भास ने लिखा था, ठीक है। नाट्यशास्त्र भारत मुनि का है, महाभास से पतंजलि का है, तो बी और डी चला गया, ए और सी बचा, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं कोई एक। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े हैं तो इतना पता होगा आपको, और 2 बचा है तो ठीक है, उतना आप रिस्क लिया जा सकता है। 64 बहुत ही डिफिकल्ट है, ना आप संघभूति का नाम सुने होंगे, ना किसी ऑप्शन का नाम सुने होंगे, आप छोड़ सकते हैं या आप, लेकिन आप इस देखिए सर्वस्तिवाद जो आपका आंसर है सी, सर्वस्तिवाद विनय, सर्वस्तिवाद से रिलेटेड 2017 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, ठीक है। तो यूपीएससी का जो टिडबिट एरिया है ना कि कौन सा सवाल पूछता है, तो उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और उसके आंसर होने के भी चांस ज़्यादा हैं। जैसे अब विजयनगर में आप कृष्णदेव राय के बारे में यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको प्रीवियस ईयर से थोड़ा सेंस मिल गया होगा, तो वो आंसर हो सकता है, तो उस लॉजिक पे भी जा सकते हैं। लेकिन आप लेट से उतना रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऐसे सवाल में ये जो जिस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 3 में आपका 1 सही होगा, ओवरऑल फिर भी आपका बेनिफिट होगा, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। इस तरह के जिस तरह की लॉजिक मैं बता रहा हूँ, तो उस तरह के लॉजिक आप 3 सवाल अप्लाई करेंगे तो 1 सही होगा, ठीक है। तो आप उतना रिस्क लेना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है तो ऐसे सवाल को छोड़ सकते हैं, इतना भी ज़्यादा अगर लग रहा है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए तो मत लीजिए। 65 में देख लीजिए, इसका आंसर आपका 2 ओनली आएगा, रिसेंटली आपको दिया गया है सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसलास को और आपका शांति निकेतन को। रानी का वाव को तो काफ़ी पहले मिल गया था, बोध गया को भी काफ़ी पहले मिल गया था, और बोध गया है और पर्टिकुलरली एक नालंदा है, ये बिहार की 2 जगह जहाँ पे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज वाला जो टैग था वो पहले दे रखा था बिहार में, ठीक है। तो 2 और 4 पहले मिल चुका था और 1 3 अभी मिला, ओनली 2 है। ये करंट अफेयर्स का इजी सवाल भी था, तो एक तो पहले इजी है और दूसरा है कि थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आंसर में क्या बोला कि ओनली 2 के चांस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे भी आंसर ओनली 2 है, मैक्सिमम आंसर ओनली 2 है। आप एक बार थोड़ा पलटा के भी देखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा ओनली 2 मारना है, लेकिन आपका 2 ऑप्शन बचा है तो फिर आप वो रिस्क ले सकते हैं कि हाँ बीच का मारना है, ठीक है। 66 का आंसर ऑल है, डी है, ठीक है। अब ये ईजी है, आप कर लेंगे। 67 में आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए बोल क्या रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट। लो बर्थ रेट है, एजिंग पॉपुलेशन है, वो तब जनरली तभी होता है जब कंट्री डेवलप हो जाता है, कि अब लो बर्थ रेट है कि कब लोग कम बच्चा पैदा करना चाहते हैं, फर्टिलिटी रेट कम चाहते हैं, वो कब होगा जब एजुकेटेड सोसाइटी है, एक बच्चे के एजुकेशन के एंगल से देखेंगे तभी आप तब हो पाएगा जब कम बच्चा हो। तो लोग जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, एजुकेटेड होती है, इकोनॉमिकली प्रोस्परस होती है, तो बर्थ रेट कम होते जाता है। तो ये डेवलप्ड कंट्री की निशानी है। तो इसमें डेवलप्ड कंट्री कौन है भाई साहब, 3 और 5 तो नहीं, नाइजीरिया साउथ कोरिया तो नहीं है। 3 5 अगर हटा देंगे ना तो बी गया आपका, डी गया आपका, ए और सी में होगा। अब तो मतलब डेट मीन्स जापान और साउथ कोरिया तो है, इटली है कि नहीं है, तो आप लेके चलिए इटली भी है, इटली भी डेवलप्ड कंट्री है, आपका G7 का पार्ट है तो वो भी होना चाहिए डेवलप्ड कंट्री में, तो ठीक है 67 का ए आ जाएगा। 68 देखेंगे, इसमें आपका जो चौथा स्टेटमेंट देखिए, अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, ये गलत है, इतना आपको पता होगा लक्ष्मीकांत पढ़ के। तो चौथा गलत है, तो आपका इसमें से डी चला गया। सेकंड और थर्ड सही है, तो आपका ए भी चला गया क्योंकि थर्ड सही है, केवल बी और सी में बचा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ठीक है मनी बिल 109 पे आपको डाउट होगा ना कि 109 आर्टिकल कहता है कि शायद 110 कहेगा, नहीं समझ रहे हैं, ये डाउट हो सकता है। तो यूपीएससी एकदम आजू बाजू नहीं खेलता है, थोड़ा दूर का खेलेगा कि आपको ये 109 की जगह 209 कर देगा, तो आपका कान खड़ा होना चाहिए कि नहीं 209 में थोड़ी ना होगा मनी बिल, 110 के आसपास होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 112 कुछ आर्टिकल आप देखे होंगे 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 109 110 मनी बिल से रिलेटेड है, एग्जैक्ट ये 109 में है कि 110 में है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आसपास में यूपीएससी नहीं खेलेगा, इतना भी फैक्ट पे नहीं घुस जाता है यूपीएससी, अगर आप प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा जो भी आप एनालाइज कर पाते होंगे। तो इसका आंसर जो है 1 2 3 है, C 1 2 3। अब 69 पे आ जाइए। 69 जो आपका आर्मी रैंक्स पे जो सवाल आया था, इसमें क्या है कि नेवी और एयरफोर्स में ना बहुत सारी रैंक्स का नाम सेम रहता है, यहाँ कोमोडोर है तो इधर भी कोमोडोर होगा, इधर कमांडर है तो इधर भी कमांडर होगा, इसलिए 1 गलत है।
और ऊपर का रैंक देखेंगे ना तो आर्मी में क्या होता है, जनरल, फिर आपका आता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, और एयरफोर्स में देखेंगे तो चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, और इधर देखेंगे तो एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल। तो मेजर जनरल आपकी थर्ड हाईएस्ट रैंक है, एयर वाइस मार्शल जो आपका है ना वो भी थर्ड हाईएस्ट रैंक है, लेकिन वाइस एडमिरल सेकंड हाईएस्ट रैंक है, तो इसलिए सेकंड भी गलत है, फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, आंसर आपका डी हो जाएगा 3 ओनली। ये डिफिकल्ट सवाल था, ठीक है, गलत कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 78th आपका मीडियम लेवल का सवाल था। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेड किया जाता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, तो होम मिनिस्टर तो होंगे ही, तो आपका ए नहीं हो सकता, ठीक है। चीफ मिनिस्टर तो होंगे, एक्चुअल डे फैक्टो हेड तो वही होते हैं, तो 2 भी होगा ही, तो 2 और 4 होगा ही, तो डैट मीन्स जब 2 और 4 दोनों होना ही है तो आपका ए नहीं हो सकता और आपका बी नहीं हो सकता, सी और डी में ही होगा। तो ठीक है, जब गवर्नर को रखे कि नहीं रखे, रख ही लेंगे। 3 मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल भी लग रहा है, मैक्सिमम ऑफ द ऐसे कमिटीज़ में होता भी है जहाँ पे सेंटर स्टेट की बात होती है, ठीक है। थोड़ा सा मीडियम है कि अब लेट से आपका मामला सी डी में फंसेगा, तो इसलिए मैं इसको मॉडरेट बोल रहा हूँ, आंसर इसका डी है। लॉजिकली देखेंगे तो गवर्नर को भी बुला ही लेंगे। हाउ मेनी डेलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड, आंसर इसका 4 है, 52, 62, 72 और 2002, ये 4 अभी तक डेलिमिटेशन कमीशन अभी तक बैठाया गया है। इजी सवाल था, ठीक है। 72nd का अगर देखेंगे तो इसमें मैथिली आप एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि मैथिली जो ये 4 भाषा है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 92nd अमेंडमेंट से आया था, तो मैथिली तो नहीं होगा, 4 एलिमिनेट करेंगे वहीं से आंसर आ जाएगा। ये भी इजी सवाल, इजी नहीं बोलेंगे तो मॉडरेट बोल लेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत से कोई भी जो सवाल आ रहा है ना जो सही हो सकता है उसको गलत नहीं करना है। अब 73rd देख लीजिए, बीजेपी की गवर्नमेंट है, भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, ये हर किसी को पता होगा, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी जो है ये आपका सी राजगोपालाचारी का था, ठीक है। और नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी का था। नरेंद्र देव तो आप तो प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व किया यूपीएससी का तो, और इवन अगर पढ़े हैं आप स्पेक्ट्रम भी, तो उसमें भी देखेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी है नरेंद्र देव से रिलेटेड, और स्वतंत्र पार्टी जो है वो सी राजगोपालाचारी से रिलेटेड है। ये आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्पेक्ट्रम पढ़े तो इतना नॉलेज तो होगा कि 2nd और 4th स्वैप हो चुका है, ठीक है। अब भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, ठीक है। तो एक तो सही है, 2 तो पक्का गलत, आंसर ए और बी में होगा, ठीक है। और फिर वही एक्सट्रीम नहीं मारना है तो ओनली 1 नहीं मारेंगे तो ओनली 2 मार देंगे, ओनली 2 के चांस भी थोड़ा ज़्यादा होते हैं सही होने में, ठीक है। 2 स्वैप हो गए हैं, 2 गलत है, पक्का 2 गलत है, तो सी और डी नहीं हो सकता, ए और बी में ही होगा। और एक तो आपको पता है सही है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम का है कि नहीं है, तो अब ए और बी में मामला फंस रहा है, बी मार दीजिए, और ऐसे यहाँ का सही हो जाएगा, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम का ही था। 74th पे आ जाते हैं, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सारा सही है, अब ये सिंपल सवाल था। 75th पे आ जाते हैं, ये भी सिंपल सवाल था, इसका आंसर सी है। इंटरस्टेट क्वारंटाइन जो आपका है ना वो यूनियन लिस्ट में आता है। जो आपका एपिडेमिक्स एक्ट 1897 बना था ना, तो एपिडेमिक्स वो क्वारंटाइन से रिलेटेड ही था, जब कोविड-19 के टाइम काफ़ी वो फीचर कर रहा था, न्यूज़ में आ रहा था, तो यूनियन लिस्ट में है इंटरस्टेट क्वारंटाइन, और लॉजिकल भी है, नहीं कंकरेंट में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आप अगर कोविड टाइम से अगर आप फॉलो कर रहे हो न्यूज़ वगैरह तो आपको पता होगा। मीडियम लेवल का सवाल है ये, मॉडरेट बोल सकते हैं। 76 तो है आपका आर्टिकल 21 है, ये अगर गलत करके आए हो तो पाप है, केस पुट्टा स्वामी केस। 77th देखिए, तो जो भी आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है तो परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है। 3rd देखेंगे प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर, 1 और 3 तो है। 2 अगर देखेंगे तो नहीं है, वो है मिलिट्री कमांड नहीं करता है 3 सर्विसेज चीफ्स के ऊपर, यही इसका मेन चीज़ है कि अगर वो भी करने लगेगा ना तो बहुत पावरफुल हो जाएगा ये पर्टिकुलर पोस्ट, और मे बी गवर्नमेंट को भी टॉपल कर दे। तो ये पर्टिकुलर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव जब ये न्यूज़ में था 2019 में तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो मैं तो उस समय से फॉलो करते आ रहा हूँ, तो मेरे को ये पता है। अदरवाइज़ मामला थोड़ा सा फंस सकता है आपका 1 और 3 मतलब ए में और आपका डी में, आंसर इसका डी है। अब 78 पे आ जाते हैं, ये ईजी था, सद्भावना है इसका। अब ये कोई लॉजिक से नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी 1 साल का करंट अफेयर्स अगर पढ़े होंगे ना तो ये आप करके गए होंगे। 79th, अब ये मीडियम लेवल का सवाल है, इसका आंसर कनाडा एंड यूएसए है। अब एक सुनी आईएएस की जो मैपिंग की जो बुक है वो आप पढ़ लीजिए, उनका कोर्स कर लीजिए, जो भी शायद 4-5 दिन का होता है, फिल्म से पहले देख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्ट है, मार्केट में बेस्ट है मेरे ख्याल से मैपिंग के लिए, ठीक है। 88th पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए
सेकंड स्टेटमेंट, ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट, ये गलत है। क्यों नहीं, राज्यसभा वाले क्यों नहीं करेंगे, वहाँ क्यों एथिक्स कमेटी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए सेकंड गलत है। ठीक है, इट वाज एन एडॉक कमेटी, इनिशियली होगा एडॉक कमेटी, बाद में फिर फाइनली ये परमानेंट कमेटी बन गई होगी। और दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप मैटर विच इज सब जुडिस, जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट है तो गलत होना चाहिए, लेकिन ये देखेंगे ना तो कुछ सब जुडिस मैटर में जनरली उसको टेकअप नहीं किया जाता, तो थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही होने का चांस लग रहा है, लेकिन सेकंड तो गलत है, तो वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड गलत है ना, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा C1 एंड 3। 81st देखेंगे तो अभी की लोकसभा है 18th लोकसभा, और ये नेक्स्ट वाले लोकसभा से मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेबल होगा, तो फर्स्ट गलत है, और फर्स्ट गलत है ना तो वहीं से आपका आंसर आ जाएगा C2 एंड 3। 82nd है, ये थोड़ा जो मित्र शक्ति है ये श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, वहीं से आपका आंसर भी आ जाएगा D2 3 4। ठीक है, 83rd पे आते हैं। 83rd का जो आंसर आपका C है, ये आप लक्ष्मीकांत साहब इजीली कर लेंगे, इसमें आप कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 84th जो है, अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, आप शेड्यूल कास्ट लीजिए चाहे शेड्यूल ट्राइब लीजिए चाहे ओबीसी लीजिए, सबका डेफिनेशन आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 366 क्या बोलता है कि आर्टिकल 342 में जो जैसा डिफाइन होगा शेड्यूल्ड ट्राइब वैसा ही होगा। आर्टिकल 342 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर से पूछेंगे और एक लिस्ट जारी करेंगे हर स्टेट के रेस्पेक्टिव, और उसको पार्लियामेंट टाइम टू टाइम अमेंड कर सकती है। ठीक है, ये तो गवर्नर नहीं है, तो पहला गलत है। और एक कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एसटी इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट, हो सकता है स्टेट स्पेसिफिक वो लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट होती है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक होती है। तो सेकंड सही है, फर्स्ट आपका गलत है, आंसर 2 ओनली हो जाएगा। अब यूनियन बजट में देखिए, अब फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मेन पद होता है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे ना तो या तो ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा या ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करेगा, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे एक सवाल नहीं आता है कि हु लेज द रूल्स रेगुलेशंस एट द गवर्नमेंट लेवल, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, तो एक्चुअली ठीक है वो मिनिस्ट्रीज करती है, बोलेंगे कैबिनेट करता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। तो आंसर अगर ऑप्शन में प्रेसिडेंट होगा ना तो आंसर वुड बी प्रेसिडेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसी तरह यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होगा या ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। तो ये थोड़ा यूपीएससी, अब जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब बोल देगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यूपीएससी कभी आपको छकाती है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ठीक है, 86 मॉडरेट सवाल है, आप न्यूज़ अगर पढ़ रहे होंगे अच्छे से तो एस जयशंकर इसका आंसर है। ठीक है, 87 में आप देखिए, मैं क्या इस पर बताना क्या चाहता हूँ कि अब ठीक है, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ था, एकदम फार राइट इलेक्ट होके आए हैं प्रेसिडेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ चल रही है, सूडान वगैरह में, ये सब कंट्री में ऐसे ही काफ़ी टर्मोइल है, तो होगा वार वहाँ पैरामिलिट्री रेगुलर के बीच में। अब थर्ड ऑप्शन अगर देखेंगे ना, टर्की नेटो का मेंबर है, इसलिए यूएस के भी क्लोज है, वो रसिया के भी क्लोज है क्योंकि उससे वो S-400 खरीदा है, तो इसलिए न्यूज़ वगैरह में भी रहता है कि टर्की अगर का फॉरेन पॉलिसी देखेंगे तो यूएस और रसिया को कैसे बैलेंस कर रहा है, वैसा इंडिया का भी वही हाल है कि यूएस और रसिया को कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये नेटो से अलग होता है ना, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता, नहीं है न्यूज़ में, दैट मीन्स नहीं हुआ होगा, अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तो थर्ड गलत है, 1 2 सही, आंसर ओनली 2 पेयर्स करेक्ट आ जाएगा। देखिए ओनली 2 पेयर्स करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कितना ज़्यादा होती है। ठीक है, 88th पे आ जाते हैं। अब ये assumed pipeline is a strategic route for the Persian गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। ठीक है, और ये कहाँ पे बोल रहा है, कनेक्ट्स द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, कोई सा भी पाइपलाइन वो स्ट्रेटेजिक रूट होगा किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि वहाँ से वो लोग तेल वेल लेते होंगे। फर्स्ट गलत होने की संभावना बहुत कम है। सेकंड, अगर वो रेड सी मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है तो ठीक आंसर ए हो जाएगा, अदरवाइज आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आंसर ए और डी में फंस रहा है। अब ठीक है, अब कोई भी एक ले सकते हैं रिस्क। अब सही हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ तो गलत हुआ। थोड़ा सा अगर चमक गया कहीं कि SU स्वेज के लिए है, MED मेडिटेरेनियन के लिए है, और दोनों का इसको पोर्टमैंचो नहीं बोलते हैं, से हम ब्रंच कर लिए, ब्रेकफास्ट लंच मिला के कर लिए तो उसको ब्रंच बोल देते हैं, तो वैसा ही है ये। तो स्ट्राइक किया तो ठीक है, आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो भी ठीक है। अब 2 ऑप्शन बच रहा है 50-50, तो ऐसे भी चांस आपके सही होने के हैं ही हैं।
89th क्या है कि आप देखिए फर्स्ट तो आपका सही है, सेकंड आप नो वाटर एक्सट्रीम स्टेटमेंट करके करेंगे तो उसको गलत मारेंगे ए, लेकिन आंसर इसका बोथ 1 और 2 है, सी आंसर है। अब ये गलत होने की संभावना आपकी हो भी गया गलत तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा इस एग्जाम में। 90th देखेंगे, देखिए अब A B D सब फॉसिल फ्यूल्स की वजह से है। सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से जो अब ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, लोकोमोटिव से ज़्यादा होगा कि शिप से ज़्यादा होगा कि पावर प्लांट से ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली पावर प्लांट से होगा, तो ए बी से ज़्यादा बेटर तो आंसर आपका डी है। और सी और डी में कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा इमिशन आपका डी में ही होगा, तो आंसर ऐसे ही डी हो जाएगा। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। और वो जब न्यूज़ सब आई थी शायद आज से 2 साल पहले, तो उस समय अगर वो कवर किए होते तो आपको डायरेक्टली भी शायद हो सकता है पता होता। 91st अगर देखेंगे, हाँ ये आंसर इसका ए है। ये प्रीवियस ईयर में ही था कि वो सारे कंट्रीज़ गिनी, माली, बर्किना फैसो, गैबोन, ये सब कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री टेक ओवर, इंस्टेबिलिटी वगैरह है, ये आपको पता होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी सर यूपीएससी ने 2022 या 23 में पूछा है। तो ठीक है, यहीं से आंसर आपका निकल जाएगा 91st का। 92nd अगर देखेंगे, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यहीं से 92nd का फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और आंसर आ जाएगा आपका डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होता है। 93rd आ जाते हैं, विथ रेफरेंस टू द स्पीकर। जब स्पीकर के कंटेक्स्ट में अगर देखें कि उसी को रिमूवल का जो रिजोल्यूशन है वो कंसिडर किया जा रहा है, ही शैल नॉट प्रिसाइड, बिल्कुल सही बात है। ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, गलत, बोलने का तो अधिकार होगा ना, तो 1 सही है, 2 गलत है। 3rd देखिए, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेगा, कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। तो ही शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट ऑन फर्स्ट इंस्टेंस, गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर A1 ओनली हो जाएगा। ये ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से किए तो ये कर लेते। 94th देखेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा B1 और 2, ये भी अगर लक्ष्मीकांत आप सही से रिवाइज किए तो आपका ये सही होता है। 95th देखेंगे तो भी इसका आंसर जो आपका आ जाएगा C2 और 3, लक्ष्मीकांत अगर किए हैं तो ये भी आपका सही हो जाता। 96th में अगर आपका ये ईयर यहाँ चमक गया आपका कि 2040 नहीं है, 2000 अभी 2024 हो गया, 25 हो ही जाएगा, 15 साल में यू कर लेगा, इतना एडवांस है क्या? इंडिया 2070 बोल रहा है, चाइना 2060 बोल रहा है और यूएसए और EU 2050 बोल रहे हैं। ठीक है, ये ईयर आपको थोड़ा दिमाग होगा, बस 15 साल में नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा इस एंगल से थोड़ा चमकता तो शायद आप कर लेते हैं, अदरवाइज ठीक है, फिर गलत हो सकता है। 97 अब देखते हैं। 97 में देखिए, अब दोनों स्टेटमेंट थोड़ा गलत लगेगा कि वेनेजुएला में रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगी, वहाँ यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है, वहाँ से तेल नहीं खरीदता, कहाँ से रिकवरी हो जाएगा, तो इसलिए गलत लग रहा होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट हो सकता है हो, क्योंकि वेनेजुएला में ऑयल तो काफ़ी है, लार्जेस्ट रिजर्व्स है कि नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट की गलत होने की चांस बहुत ज़्यादा है कि वहाँ कहाँ से रिकवरी होगा, यूएस तो वहाँ से तेल खरीद ही नहीं रहा है। तो ठीक है, अब इतना पता है, थोड़ा सा इसी नॉलेज के बेसिस पे आप रिस्क लीजिए, आप निकाल सकते हैं। 98 देखिए, 98 में क्या है ना, आपका 2 जनवरी क्या सही है, ठीक है। 3rd में आपको थोड़ा कान खड़ा होगा कि बहुत सारे एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 22 लैंग्वेज है तो हो सकता है, ठीक है, कर भी ले, लेकिन 100% सेंट्रल फंडिंग देकर यहाँ आपका कान खड़ा हो सकता है। और जनरली बहुत लोग ये B2 और 3 मार करके आए होंगे, लेकिन इसका आंसर D1 2 3 है, लेकिन ठीक है, आप वो रिस्क ले रहे हैं कि सब सही नहीं हो सकता, 100% तो नहीं हो सकता, जनरली डिवाइड ही होता है, नॉर्थ ईस्ट से तो भी डिवाइड होता है। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो शायद 100% हो, अभी है कि नहीं है, तो ठीक है, अब ये गलत हो रहा है उस एंगल से, तो चलो चलेगा। 99 अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए आपका कान खड़ा होना चाहिए एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी, डिजिग्नेटेड गवर्नमेंट फैसिलिटी में ही होगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में डिलीवरी से पहले की बात होती है, डिलीवरी के बाद की बात तो जननी सुरक्षा योजना के तहत या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत नहीं होगा, इसलिए 1 गलत है, 1 गलत है। और इसमें देखेंगे 2 तो ठीक है, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड, कैन है, ठीक है, सही है, इसका आंसर B2 ओनली आ जाएगा। 100 अगर देखिए, अब 100 भी क्या है, देखिए अब इसमें, अब जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तो उसका थोड़ा इजी भी हो जाता है, सबसे ज़्यादा इजी भी हो जाता है, जितना ज़्यादा आपके स्टेटमेंट्स उतना ज़्यादा सवाल इजी होता है। अब इसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स है ना, तो सबसे ज़्यादा सही कौन सा, सबसे ज़्यादा गलत कौन सा, वो पकड़ना है, ठीक है। अब 1 3 में जाएंगे ना तो आपको फैक्चुअल है, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 4th में जाएंगे तो वो
फैमिली पेंशन डॉटर्स को, स्पाउस को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन सेकंड क्या है ना कि एज स्पेसिफिक होगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अब जो शायद एक 60 साल की जगह वो 40 साल में स्टार्ट किया है, जो 20 साल में स्टार्ट कर दिया है, तो ठीक है एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन तो करना होगा अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के एंगल से ही देखें तो सेकंड तो होगा। जब सेकंड होगा तो ए नहीं हो सकता, बी सी डी में कोई होगा। आप एक बार एलिमिनेट कर दिया, आपको अटेम्प्ट तो करना ही है, तो 2 तो सही है मान लो, तो इसलिए ए नहीं हो सकता, बी सी डी में कोई होगा। अब बाद बाकी देखिए, आपको कुछ आपको याद आ रहा है, मेरे को थोड़ा याद आ रहा है 3000 है, बाद बाकी एज वेज नहीं पता। तो अगर 3000 अगर है याद आ रहा है तो अब 2-3 तो होगा, 2-3 तो होगा, तो वहीं से आंसर आ रहा है बी। और ये 21 की जगह 18 हो सकता है, क्योंकि अब जवान होने पे दे देंगे, 21 का क्या लॉजिक है। अब 3000 रुपये दे रहे हैं तो कितना हम दे पाएंगे स्पाउस को और अनमैरिड डॉटर्स को, तो ठीक है हो सकता है। तो इसमें लॉजिक के मुताबिक कौन सा पक्का सही है वो देख लीजिए, फिर आपको क्या क्या याद आ रहा है उस एंगल से देखिए, फिर थोड़ा लॉजिक देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो कोई ना कोई एक मार्क कर ही दीजिए जो भी आपको समझ रहा है कि। और जनरली एक ये भी होता है ना कि अभी आप ये सोच रहे हैं, अब बहुत बार ये होता है ना कि आप मार्क नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं, लेकिन बाद में भी आप मार्क करते हैं, वही मार्क करते हैं, तो उसी समय मार्क कर लीजिए, भले वो गलत भी क्यों ना हो, टाइम तो आपका कम से कम बचेगा। तो ये 100 सवाल को मैंने डिस्कस किया है, और इनफैक्ट अगर और भी कुछ आपको अगर टेक्निक्स लग रही है कि ये यूज़ कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ और पर्टिकुलर वीडियो के बारे में अगर चाहते हैं कुछ वीडियोस तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस ऑनेस्टली मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो जो ईजी है मैंने बता दिया है, जो जो डिफ़िकल्ट है वो भी लगभग मैंने बता दिया है। और गेस वर्क से ऐसा नहीं है कि सारे सवाल हो जाएंगे, जो भी हो जाएंगे आप उससे आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। 40 आप करेंगे तो 20 ही सही होगा, 20 गलत भी होगा आपका, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। और आप स्मार्ट गेस वर्क से सॉल्व किया जा सकता है, सारे सवाल नहीं, 10-20 सवाल भी, और उससे आपका काफ़ी मतलब चेंज आ जाता है। आप आउट ऑफ द लिस्ट में आ सकते हैं, जनरल कैटेगरी में होने के बावजूद भी IFS की लिस्ट में भी आ सकते हैं, प्रीलिम्स में। और उसके अलावा अगर आप बेसिक बुक्स नहीं किया उसके बाद आप सोच रहे हैं कि स्मार्ट गेस वर्क से निकल जाए तो भाई साहब नहीं होगा। आप स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, NCERT की ज्योग्राफी, मैप वर्क, इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स एक बुक एटलीस्ट पढ़ लिए, एनवायरमेंट की एक बुक एटलीस्ट पढ़ लिए हैं, कल्चर है आपने रीड कर लिया है, 1 साल का करंट अफेयर्स आपने कर लिया है, बजट इकोनॉमिक सर्वे आपने कर लिया है, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिया है। CSET में अच्छी आपकी पकड़ है, मतलब एटलीस्ट 100+ तो आपके आ ही जाएंगे। लास्ट 5 साल 10 साल के आपने सवाल सॉल्व कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सवाल सॉल्व कर लिए हैं, एनालिसिस कर लिए है उसकी, और 30-40 टेस्ट दे दिए हैं, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इतना कर लिया, उसके बाद अगर आप स्मार्ट गेस वर्क कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव फायदा होगा। लेकिन आपने स्पेक्ट्रम ही अच्छे से पढ़ी नहीं है, रिवाइज नहीं करी है, ना लक्ष्मीकांत करी है, उसके बाद आप स्मार्ट गेस वर्क करना। पॉलिटी में स्मार्ट गेस वर्क नहीं करना है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली अब सवाल बुक से ही होता है। बाद बाकी सब्जेक्ट्स में करने हैं जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट सवाल होते हैं, थोड़े पता है थोड़े नहीं पता है, उनमें यूज़ करना, और पॉजिटिव रिजल्ट आपका आता है, बेनिफिट होता है। और इस पर्टिकुलर वीडियो से अगर कुछ भी और भी आप चाहते हैं कि कोई प्रीलिम्स रिलेटेड या और भी कुछ पर्टिकुलर वीडियोस जिससे आपकी हेल्प हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है, तो मैं वो वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।